Hello everyone. So today this is my fourth lecture on probability class 12. तो इस टॉपिक में स्पेशली हम लोग करने वाले हैं हमारा थर्ड एक्सरसाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस थर्ड एक्सरसाइज से हम लोगों का 6 मार्क का क्वेश्चन एक आता है। तो बेसिकली आज मैं थ्योरम दिखाऊंगा और थोड़ा सा एग्जाम्पल बताऊंगा। तो बेसिकली ये आज का वीडियो थ्योरम ज्यादा होगा इसमें और डेफिनेशन ज्यादा होगा। तो सबसे पहले है पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस सभी को पता है क्या होता है। तो अगर ये इवेंट्स E1, E2, E3, En, तो सैंपल स्पेस जैसे मान लो 2 कॉइन का ये है और यहां पे मैंने लिया E1 जिसमें मैंने लिया HH, E2, DT, E3, HT, TH। मतलब ये इवेंट्स नहीं है मैंने कुछ, ये सब इवेंट्स हैं। तो इसको हम लोग पार्टीशन बोल सकते हैं E1, E2, E3। तो यहां पे मेरे वो E1 से लेके En बोला है मैंने, यहां सिर्फ 3 है लेकिन ज्यादा होगा तो En तक, जैसे मैंने बताया एनी नंबर हो सकता है उसमें। रिप्रेजेंट अ पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस S इफ EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल टू 5, I नॉट इक्वल टू 0। मतलब कोई भी 2 इवेंट्स लेने से उनका इंटरसेक्शन 5 होगा, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। E1, E2 में कोई कॉमन नहीं है, E1, E3 में कोई कॉमन नहीं है, E2, E3 में कोई कॉमन नहीं है। तो फर्स्ट थिंग होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, किसी भी 2 इवेंट्स में कोई भी चीज कॉमन नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इन सभी को अगर मैं यूनियन करूं, E1, E2, E3 या जितने भी है सभी को यूनियन करूं तो मुझे सैंपल स्पेस S मिलना चाहिए। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इज ग्रेटर देन 0, और उसका जो प्रोबेबिलिटी है हर इवेंट का ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे भी सारे प्रोबेबिलिटीज, हम लोगों का सारा प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा होता है, बट इट इज नॉट इक्वल टू 0। इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। 0 इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। इस डेफिनेशन का एक्चुअल मीनिंग ये है इस लाइन का कि 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। तब हम लोग उसे कहते हैं पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। ये हमको जरूरत पड़ेगा हमारे नेक्स्ट चीज को समझने के लिए, जो कि है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। Theorem of total probability। If E1, E2, E3 En be a partition of sample space S and A be any event associated with S, then probability of A is equal to probability of A by E1 into probability of E1 plus probability of A by E2 into probability of E2 plus dot 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 probability of A by En into probability of E1। ये है मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट। ये कहां यूज होता है इसको मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा, लेकिन इसका प्रूफ हम लोग करेंगे और ये प्रूफ बहुत सिंपल है अगर आप लोग एक डायग्राम को याद रखें। तो मान लो ये है सैंपल स्पेस S
और यहां पे एक इवेंट है ए, और ऐसे मेरा E1 है, ये वाला हिस्सा E1 है, ये वाला हिस्सा E2 है, ये वाला हिस्सा E3 है, ये E4 है, डॉट डॉट डॉट, ऐसे मेरे और भी पार्टीशन हो रखे हैं। तो ये मान लो ये कहीं पे E है, ये ऐसे मैंने पार्टीशन हो रखे हैं, मतलब ये पूरे सैंपल स्पेस को हमने से टुकड़े में ब्रेक किया। पार्टीशन का मतलब ये है एवरी जितना भी है उसका पूरा यूनियन करने से सैंपल स्पेस, सारे टुकड़े को ज्वाइन करने से सैंपल स्पेस मिलेगा। किसी भी दो E1 और E2, E1 E3 या E1 E4, E3 E4 कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये अलग अलग उसका हिस्सा किया हुआ। नाउ A इक्वल टू A इंटरसेक्शन एस, क्योंकि A सैंपल स्पेस के अंदर में है तो उसका हम लोग इंटरसेक्शन लिख सकते हैं। अभी A इंटरसेक्शन, इस S को मैं लिख रहा हूं E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट 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 यूनियन EN। तो अभी जितना भी है ये सैंपल स्पेस जो है ये सबको यूनियन करके, पार्टीशन को यूनियन करके सैंपल स्पेस मिलता है, जो मैंने इससे ठीक पहले वाले टॉपिक में मैं आपको बताया था, सैंपल स्पेस का यूनियन करके। अब बाहर इंटरसेक्शन है, अंदर यूनियन है, तो हम लोग इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो यूज कर सकते हैं इंटरसेक्शन और यूनियन का। तो ये मैं लिख सकता हूं A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 यूनियन डॉट 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 यूनियन A इंटरसेक्शन EN। ठीक है, सिंस E1 E2 EN आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, सब अलग अलग है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट। तो A इंटरसेक्शन E1 कौन सा हिस्सा होगा, ये A इंटरसेक्शन, ये पूरा A है। A इंटरसेक्शन E2 कौन सा होगा, ये वाला हिस्सा होगा। A इंटरसेक्शन E3 क्या होगा, ये होगा। तो ये भी अलग अलग होगा कि नहीं, ये भी डिसजॉइंट होगा कि नहीं। Therefore A इंटरसेक्शन E1 A इंटरसेक्शन E2 डॉट 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 A इंटरसेक्शन EN are also disjoint। ये भी डिसजॉइंट होगा। तो डिसजॉइंट होने की वजह से क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A मैंने जो लगाया है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 अगर डिसजॉइंट होगा, इफ E1 and E2 are disjoint, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 को हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ये जो एक फॉर्मूला था हम लोगों का, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 वो तो 0 होगा डिसजॉइंट होने की वजह से। ठीक वैसे ही ये जो यूनियन है, ये या ये जो यूनियन है, इसको हटा के मैं प्लस लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा अभी ये जो है मेरा
ए इंटरसेक्शन E1, यह तो मेरे को याद होगा तुम लोगों को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो हम लोगों ने सेकेंड एक्सरसाइज में किया था, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। तो इसकी वजह से इसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस इसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ En। तो ये जो है आपका क्वेश्चन, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिजल्ट है और यही है इसका प्रूफ। यहां पे आपको ये जो प्रूफ है, ये प्रूफ आपको यहां ये प्रूफ हो गया। तो बहुत सिंपल प्रूफ है, मेरे ख्याल से आप लोग सभी कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल। नाउ आई शो यू वन एग्जांपल सो दैट यू अंडरस्टैंड वेयर टू यूज द प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कहां यूज होगा, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड बाय द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। ये एग्जांपल मैं आप लोगों का एक सॉल्व एग्जांपल से ले रहा हूं। सॉल्व एग्जांपल 15। एग्जांपल 15 एग्जांपल है ए पर्सन अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब। एक कंस्ट्रक्शन जॉब उसने लिया। The probability that are 0.65 that there will be a strike. (0.80) that the construction job is completed on time if there is no strike. And 0.32 that the construction job is completed if there is a strike. Determine the probability that the job is completed. तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। उसको मैं समझाने के लिए आपको एक सिंपल डायग्राम बना के बताता हूं।
आपको समझ में आएगा कैसे होगा। ये है पर्सन और ये है जॉब कंप्लीटेड। तो क्वेश्चन देख के तो समझ में आ गया होगा कि जॉब कंप्लीट होने के लिए जो प्रोबेबिलिटी चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी मेरे को चाहिए, लेकिन जॉब कंप्लीट होने की वजह से होने का चांसेस में दो पॉसिबिलिटीज है कि यहां एक स्ट्राइक हो भी सकता है, यहां एक स्ट्राइक नहीं भी हो सकता। मतलब ये पर्सन को जॉब कंप्लीट करने के लिए, तो जॉब कंप्लीशन का प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना है, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि एक स्ट्राइक हो सकता है और एक स्ट्राइक नहीं भी हो सकता। अगर इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जिसके पास में मोर देन 2 पॉसिबिलिटीज है, मोर देन 1 पॉसिबिलिटी है, मतलब ये भी हो सकता है स्ट्राइक, नो स्ट्राइक, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे इसके 4-5 डिफरेंट वेज हो सकते हैं, जितने भी वेज होंगे उस तरीके से होगा। तो स्ट्राइक होने का प्रोबेबिलिटी उन्होंने बताया 0.65 दैट देयर विल बी ए स्ट्राइक। तो मतलब स्ट्राइक होने का प्रोबेबिलिटी है 0.65, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक 0.65। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो स्ट्राइक कितना होगा, तो ये बताने का जरूरत नहीं है हमको, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक, डायरेक्ट फॉर्मूला 1 माइनस 0.65 और ये मेरा हो गया 0.35। तो पॉसिबिलिटीज है कि ये 0.35 इसका होगा, ठीक है। तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मान लो, ये मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मान लो। इसको मैं लिख लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब ये। ठीक है, स्ट्राइक हुआ तब कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक, ये हो गया 0.80। अगर स्ट्राइक नहीं हुआ तो 0.80, मतलब प्रोबेबिलिटी जॉब कंप्लीट होने का जब स्ट्राइक नहीं होगा 0.80। E2 का मतलब है स्ट्राइक नहीं हुआ, स्ट्राइक नहीं हुआ, ए मतलब है जॉब कंप्लीटेड। और अगर स्ट्राइक हुआ तब जॉब कंप्लीट नहीं करना चांसेस है 0.32। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 इज इक्वल टू होगा 0.32। अब मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब कंप्लीटेड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए, मतलब ये ए है मेरा, ए निकालने के लिए मेरे पास 2 डिफरेंट वेज है, इसलिए हम लोगों को टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, अगर E1 वाले रूट से आता है तो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो ये वैल्यू अगर हम लोग बिठा देते हैं तो हमको फाइनल आंसर मिल जाता है, और सारे वैल्यूज यहां पे दिए हुए। तो ये थे, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज थे, स्ट्राइक और नो स्ट्राइक। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकता है, 3 हो सकता है। तब 3 होगा तो क्या होगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। मतलब ये जितना भी पॉसिबिलिटीज होगा ये सारे हमको लिखने हैं कि उस काम को करने के लिए मेरे पास जितने रूट्स हैं सारे रूट्स को मेरे को अलग अलग से निकाल के ऐड करना होगा। ये रूट से आया तो ये इंटू ये, प्लस ये इंटू ये, प्लस अगर और कुछ हुआ तो इससे आपको टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को हम टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और क्वेश्चन हम लोग बाद में हो सके तो करेंगे, लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी मैं करने वाला हूं वो है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या है, जिसके ऊपर ये 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, या तो टोटल प्रोबेबिलिटी में होगा या बेस थ्योरम में होगा।
तो बेस थ्योरम क्या है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर कहां यूज होगा, कैसे टोटल प्रोबेबिलिटी से डिफरेंट है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेस थ्योरम है if E1, E2, En are partition, R नहीं होगा, is होगा, सिंगल पार्टीशन, इस पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S and A is any event associated with S such that probability of A not equal to 0. Then Bayes theorem कहता है probability of EI by A is equal to, ये EI मतलब कोई भी E1, E2, E3 जितना भी है ना, इन सभी में से कोई एक EI है, कोई किसी भी एक को लेने से इसको हम लोग ले सकते हैं। EI by A है A by EI into probability of EI divided by probability of A by E1 into probability of E1 plus probability of A by E2 into probability of E2 plus dot 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 probability of A by En into probability of En। तो बेसिकली ऐसे वाले जितने भी पेयर होंगे A by E1 into E1, A by E2 into E2, ये सब हमको ऐसे लिखना होगा। ये है फॉर्मूला जिसको हम लोग यूज करेंगे। प्रूफ तो इसका प्रूफ में क्या होगा, इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बाय A इज इक्वल टू, फॉर्मूला के हिसाब से होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन EI बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ये फॉर्मूला है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन EI क्या होगा, ये होगा कि नहीं, ये होगा। तो अब इसकी जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन EI की जगह मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A by EI into probability of EI। तो ये लिखा मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ A by EI into probability of EI डिवाइडेड बाय, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है, अभी थोड़ी देर पहले ये मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी, अभी मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, इससे पहला वाला जो हमने किया था थ्योरम, वो था प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 into probability of E1 plus probability of A by E2 into probability of E2 plus dot 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 probability of A by En into probability of E। और ये इसका प्रूफ है। तो कितना छोटा प्रूफ है, 3 स्टेप या 4 स्टेप का, सिर्फ आपको ये याद रखना है।
और जितने क्वेश्चंस हम लोग करेंगे बेस थ्योरम के ऊपर उसको पहचानना होगा। टोटल प्रोबेबिलिटी में आपको मैंने बताया कैसे पहचानते हैं, और बेस थ्योरम के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे वो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से मैं बताता हूं। तो ये एक एग्जांपल है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो क्वेश्चन है वो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, समरी लिखा हुआ है। बैग 1 में 2 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल है। बैग 2 में 3 रेड 4 ब्लैक। बैग 3 में 5 रेड 2 ब्लैक बॉल। ए बैग इज चूजन एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन। इफ द ball drawn is red in color, what is the probability that it is from bag 2? अच्छा, इसमें सबसे पहले मेरे को क्या चूज करना है? बैग। उसके बाद में बॉल ड्रॉ करना। ये मेरा इवेंट का सीरीज है। सबसे पहले बैग चूज करना है, बॉल निकालना है। लेकिन इस क्वेश्चन में द बॉल ड्रॉन इज रेड इन कलर, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। और यहां पे मेरे पास में 3 पॉसिबिलिटीज थे, बैग 1, बैग 2, बैग 3। और मुझे पूछा है कि इसके होने का प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास में एक ऐसा कहते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट एक है जिसमें 2 इवेंट होना है, मतलब 2 घटना घटना है। फर्स्ट ये वाला इवेंट होगा, उसके बाद में ये वाला होगा। एक साथ नहीं हो रहा है। पहले बैग चूज करना है, उसके बाद में से बॉल निकालना। तो अगर इस पहले सेकंड वाले का जो रिजल्ट है वो दे दिया, और पहले वाले का पॉसिबिलिटीज में जितने भी पॉसिबिलिटीज है उसमें से किसी एक पॉसिबिलिटी का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दिया, तो ये बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम को करने का द बेस्ट वे विदाउट एनी प्रॉब्लम, मैं इस बेस थ्योरम के ऊपर एक और लेक्चर में लूंगा। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो बेस थ्योरम के क्वेश्चंस के ऊपर होगा। हम लोग बहुत तरीके के क्वेश्चंस करेंगे उस वीडियो में, लेकिन उसको पहचानेंगे कैसे, उसके लिए आपको ये क्वेश्चन समझना होगा। तो अब करना क्या है, हम लोगों को ए प्रोबेबिलिटी इवेंट ए लेना है। लेट इवेंट ए इज द इवेंट दैट, कौन सा इवेंट लेना है? ये हमेशा आपको सेकंड वाला जिसका कलर दिया हुआ है, गिवन रेड बॉल। सेकंड क्वेश्चन हमेशा, ये क्वेश्चन में जो डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में हमेशा सेकंड वाला इवेंट आपको बताया हुआ होगा। बैग 2 मतलब उससे पहले वाला का पॉसिबिलिटी निकालना है, तो सेकंड का जो इवेंट बताया हुआ है वो हमेशा ए होगा। तो मतलब यहां पे दिया हुआ है जो वो ए, बॉल इज रेड इन कलर। और जिसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दिया है बैग 2 से आने का, तो अगर बैग 2 से नहीं आता तो कहां से आता है? बैग 1 या बैग 3। तो ये जितने भी हैं इसको E1, E2, E3 लेना है। एंड E1 मतलब है बैग 1 चूजिंग, E2 का मतलब है बैग 2 चूजिंग, E3 का मतलब है बैग 3 चूजिंग। यहां जितने पॉसिबिलिटीज होंगे, यहां 3 है, मैंने 3 दिया। हम लोग और क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप देख सकते हैं यहां पे कभी इससे ज्यादा भी होगा, कभी इससे कम भी होगा। अब क्या करना है आपको, वो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना है।
इस क्वेश्चन को करते समय आपको यही सीरियल मेंटेन करना है, तो आपका रिजल्ट बहुत इजीली आ जाएगा। पहले क्या करना है, ए लेना है। ए कौन सा लेना है, जो सेकंड इवेंट का रिजल्ट दिया हुआ है, रेड बॉल दिया हुआ है। सेकंड बॉल बाद में निकाल रहे हैं हम लोग, पहले बैग चूज कर रहे हैं, बॉल बाद में निकाल रहे हैं, उस बॉल का कलर दिया हुआ है, तो सेकंड इवेंट को ए लेना है। और जो उससे पहले वाला जो इवेंट हुआ था उसमें जो पॉसिबिलिटीज है उसको E1, E2, E3 ऐसे करके हमको लेना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा, मतलब बैग 1 चूज करने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। कभी कभी क्वेश्चन में कुछ चीजें हमको दिया होता है, इस क्वेश्चन में ये इसका प्रोबेबिलिटी हमको दिया नहीं है, मैं दिखाऊंगा बाकी क्वेश्चंस में कैसा होगा। सो बैग 1 चूज करने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो कितने बैग है, 3 बैग है, 1 2 3 सबके आने का चांसेस एक ही है, तो 1/3 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/3 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ये भी 1/3 होगा। ये हमेशा आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस डॉट 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 जितना भी प्रोबेबिलिटी होगा इसको करके हमेशा 1 मिलता है आपको, ये आपको ख्याल रखना है। ये निकालने के बाद में आपको नेक्स्ट निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। तो मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था A/E1 का मतलब क्या है, मतलब E1 ऑलरेडी हो गया और A का प्रोबेबिलिटी निकालना। अच्छा, E1 मतलब क्या था, बैग 1, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 चूजन बैग 1 ऑलरेडी चूज, वो कर लिया मैंने, यहां A लिखा हुआ है। देन A मतलब क्या था, बॉल इज रेड इन कलर, देन रेड बॉल इज ड्रॉन। रेड बॉल ड्रॉ करना है। तो बैग 1 मैंने देखा, इसमें रेड बॉल कितना है, 2 रेड बॉल, टोटल बॉल्स कितना है 7, इसका मतलब इसका प्रोबेबिलिटी होगा 2/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसकी बात हमने बैग 2 चूज किया, तो बैग 2 में से रेड बॉल का पॉसिबिलिटी कितना है 3/7। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 निकालना है मेरे को, A/E3 का प्रोबेबिलिटी कितना है, मतलब बैग 3 से मेरे को रेड बॉल निकालना है, ये है 5/7। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है कि ऑलरेडी रेड बॉल आ गया हमारा, तो जो इवेंट ऑलरेडी हो गया है वो यहां लिखते हैं, या ऐसे ही याद रख लेना कि यहां A/E1 निकालना है, तो यहां A बाद में आएगा, ये वाला इवेंट पहले आएगा। तो ये इवेंट कौन सा होगा जो क्वेश्चन में पूछा है, इट इज फ्रॉम बैग 2, बैग 2 से। बैग 2 का प्रोबेबिलिटी कितना था E2, मतलब मेरे को E2/A का वैल्यू निकालना है। तो E2/A का जो निकालना है वैल्यू, उसके लिए मुझे जो फॉर्मूला यूज करना है वो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, यहां पे जो लिखा होगा इसका रेसिप्रोकल यहां लिखना है। E2/A है तो यहां आप लिखिए A/E2, और अगर यहां E2 नीचे आया तो यहां E2 से मल्टीप्लाई कर, और नीचे क्या आएगा, ऐसे वाले जितने पेयर है, मतलब E1, E2, E3 जितना होगा यहाँ तो E3 तक है, अगर E5 हो तो 5 ऐसे आएंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। और ये सारे वैल्यू मैंने यहां लिखे हुए हैं, मैंने कोई यहां नया वैल्यू नहीं लिखा है। ये वैल्यू आप यहां डालिए, आप कैलकुलेशन कंप्लीट कीजिए और आपको ये आंसर मिल जाएगा।
ये बेस थ्योरम का बेसिक्स है, और इसमें नया चीज और कुछ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग बेस मान के चलेंगे। मतलब आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो उससे पहले ये वाला वीडियो, ये क्वेश्चन समझना होगा, ये वीडियो समझना होगा, तभी आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 13.3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से एक 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा। सो थैंक यू वेरी मच।